हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को जैसा कि पता है मेरे द्वारा लगातार आप सभी लोगों के लिए सीईटी एग्ज़ाम के लिए जो साइंस की क्लासेस है वो लेकर के आ रहा हूँ और साथ में मैथ्स की क्लासेस भी चल रही है। अब साइंस की क्लासेस के अंदर अगर हम देखें तो अपना बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है लगभग, ठीक है। एक बायोटेक्नोलॉजी वाला थोड़ा सा पोर्शन रहा है। उसके बाद में फिजिक्स जो है अपन कंप्लीट कर चुके थे और केमिस्ट्री के अंदर अपना फर्स्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड टॉपिक अपन स्टार्ट कर चुके थे और सेकेंड टॉपिक को भी अपन जो है बस अब कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि आज अपन बात करेंगे बहुलक के बारे में। किसके बारे में? बहुलक यानी पॉलीमर्स के बारे में। अब कोई नया बच्चा आया होगा तो वो सोच रहा होगा सबसे पहले की चीज़, अरे बेटा पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देखो आपको हमारी 45 क्लासेस मिल जाएगी। ये 46 नंबर की क्लास है, ठीक है। और सभी क्लासेस लगभग 30 मिनट की है, तो आप हिसाब लगा सकते हो कि आपका सिलेबस जो है लगभग कंप्लीट होने आ गया है, ठीक है। अब अगर कोई विद्यार्थी हमारे नौकरी प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहता है तो स्क्रीन पर जो नीचे नंबर चल रहा है 7073153937 उस पर मैसेज करें और आप ज्वाइन हो सकते हैं। और नौकरी प्रोजेक्ट क्या है, कैसे तैयारी करवाते हैं, उसका पूरा जो है वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप आराम से देख सकते हो। अब बात करते हैं बेटा अपने बहुलक के बारे में, आज पॉलीमर के बारे में। तो पॉलीमर के बारे में पढ़ने से पहले अगर आप साइंस मैथ से रहे हैं और नहीं भी रहे हैं तो मैं समझा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप साइंस मैथ से रहे हैं तो देखिएगा आपको यहाँ थोड़ी सी आसानी हो जाएगी समझने में। मैं पहले पॉली वर्ड लिख देता हूँ, पहले बहुलक लिखता हूँ, बहुलक, ठीक है। और अपना इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉलीमर। अब आप एक बात समझिएगा, पहले इंग्लिश में देखते हैं। पॉली, इंग्लिश में पॉली का मतलब होता है बहु, बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा। समझ में आई बात? तो इंग्लिश में पॉली जो है उसका मीनिंग हो जाता है एक से ज़्यादा। तो पॉलीमर यानी कि जब एक दो छोटे छोटे अणु थे वो मिल करके एक बहुत बड़ी और हाई मास की, जब एक हाई बहुत ज़्यादा ऊंचे अणुभार की एक श्रृंखला जब तैयार कर देते हैं तो उस बड़ी श्रृंखला को ही, उस बड़े अणु को ही बहुलक कहा जाता है, यानी पॉलीमर कहा जाता है। तो मतलब छोटे छोटे अणु मिल करके एक लंबी श्रृंखला बनाने वाले हैं। और बहुलक के अंदर आप तो सीधा हिंदी तो समझ ही रहे होंगे, बहु यानी बहुत और लक यानी बहुत। अच्छा जब लक होता है तो अपनी क्या हो जाती है, नौकरी लग जाती है थोड़ी सी तैयारी में भी। तो उसी प्रकार से जब छोटे छोटे से प्रयास आप करते रहते हो तो आपका जो लक है वो अच्छा होता रहता है और एक दिन आपको एक अच्छा बड़ा रिजल्ट मिलता है आपके सामने। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। अब अपन पॉलीमर की डेफिनेशन यानी साइंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ये तो केवल एक थोड़ा सा कहते हैं ना महफिल में समा बांध रहे थे, तो ये तो आज की क्लास को जो है अपन ने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है। अब आप लिखेंगे बहुलक के बारे में। तो बहुलक की डेफिनेशन लिखिएगा, जब छोटे छोटे सरलतम अणु, जब छोटे छोटे सरलतम अणु आपस में मिलकर एक उच्च अणुभार वाला लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा अणु बनाते हैं, जिसे बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। समझ में आ गई बात?
तो जब आपके छोटे छोटे सरलतम अणु मिल करके एक बड़ा उच्च अणुभार वाला युक्त अणु बनाते हैं तो उसे आप कहते हैं बहुलक। ठीक है, और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया यानी कि इस प्रोसेस को बहुलीकरण क्या कहते हैं? बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात? और जो ये छोटे छोटे अणु हैं इनको कहा जाता है मोनोमर यानी एकलक। तो छोटे छोटे अणुओं को एकलक यानी मोनोमर कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि बहुलक का मीनिंग क्या है। तो जब छोटे छोटे सरलतम अणु आपस में मिल करके एक उच्च अणुभार वाली लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा अणु बनाते हैं तो उसे बहुलक कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को बहुलीकरण कहते हैं यानी पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और छोटे छोटे अणुओं को एकलक यानी मोनोमर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने आगे तो बहुलकों के प्रकार के बारे में, यानी इसके प्रकार कितने हैं। तो बहुलकों के प्रकार, ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ पॉलीमर की अपन बात करने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमर के अंदर पहला आपके आ जाता है प्राकृतिक बहुलक यानी नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि एक तो टाइप कौन सा आ जाएगा? नेचुरल पॉलीमर्स हो जाएंगे। ठीक, चलिए प्राकृतिक बहुलक के बाद में जो दूसरे आते हैं वो हो जाएंगे आपके संश्लेषित बहुलक। कौन से हो जाएंगे? संश्लेषित बहुलक यानी कि सिंथेसिस पॉलीमर। ये क्या होता है ये सब बताऊंगा मैं आगे। और तीसरे आपके आ जाते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। ठीक है, यानी कि सेमी सिंथेसिस पॉलीमर। तो पॉलीमर के टाइप कितने हैं? 3। एक है नेचुरल पॉलीमर, एक है सिंथेसिस पॉलीमर और एक है सेमी सिंथेटिक। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक और अर्ध संश्लेषित बहुलक। अब अपन इसमें सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक बहुलक के बारे में, यानी नेचुरल पॉलीमर जो होते हैं उनके बारे में कि ये नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं। चलिए, तो सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा प्राकृतिक बहुलक यानी कि नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, चलिए नेचुरल पॉलीमर का मतलब है ऐसे बहुलक जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक यानी नेचुरल बहुलक का मतलब क्या है? तो ऐसे बहुलक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। इसके एग्जाम्पल देखो, यही चीज़ें पूछी जाती है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, कौन सा नहीं है। तो ये नाम याद रखिएगा। एक आपके आ जाता है प्राकृतिक रबर।
ठीक है। उसके बाद में आपका स्टार्च, स्टार्च के बाद में आपके आ जाता है रेजिन, और एक आ जाता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल है किसके, प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल है। तो प्राकृतिक बहुलक यानी ऐसे बहुलक जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं हमें, प्राकृतिक रबर है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है और रेजिन है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अपन सबसे पहले कि प्राकृतिक रबर जो है वो कहाँ से मिलता है और इसका फॉर्मूला क्या है और इसका जो पॉलीमराइजेशन कैसे किया जाता है, इसका मोनोमर क्या है, ये चीज़ें भी हमसे पूछी जाती है। चलिए तो अब आप बात करेंगे सबसे पहले अपने प्राकृतिक रबर की यानी नेचुरल रबर की बात करेंगे। तो आप टॉपिक डालिए प्राकृतिक रबर, ठीक है। चलिए प्राकृतिक रबर की अपन बात करते हैं। तो यह एक वृक्ष से द्रव के रूप में प्राप्त होता है, जिसे रबर सीर या लेटेक्स कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। समझ में आ गई बात। तो जो प्राकृतिक रबर है अपना वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक रबर के मोनोमर का नाम बताइए, एकलक का नाम बताइए, तो आप क्या कहेंगे, आइसोप्रीन, ठीक है। यानी कि आपके आइसोप्रीन के जो छोटे छोटे अणु हैं वो मिल करके एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं और उससे फिर जो है अपना क्या बनता है, प्राकृतिक रबर बनता है। तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि ये जो प्राकृतिक रबर है ये हमें एक वृक्ष से मिलता है द्रव के रूप में, और उसे हम लेटेक्स या फिर रबर सीर कहते हैं। और फिर जो ये प्राकृतिक रबर है ये बहुलक किसका है, ये कौन से अणु का बहुलक है, तो ये हमारे आइसोप्रीन एकलक का क्या है, बहुलक होता है। सर आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए n टाइम्स ऑफ आइसोप्रीन, यानी कि n अणु इसके मिलते हैं, किसके, आइसोप्रीन के। देखिएगा आइसोप्रीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका आइसोप्रीन। क्या है, आइसोप्रीन है। समझ में आ गई बात। इस आइसोप्रीन का क्या होता है, तो इस आइसोप्रीन का होता है बहुलीकरण, यानी कि पॉलीमराइजेशन होता है। क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। और जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो इससे बन जाता है CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, और ये ऐसे बंद। समझ में आ गई बात। दो बॉन्ड इसमें बाहर की तरफ होंगे ताकि इससे आगे के आगे इसी के टाइप के यही अणु जुड़ते जाते हैं।
तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा हमारा पॉलीआइसोप्रीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉलीआइसोप्रीन कहलाएगा, पॉलीआइसोप्रीन। समझ में आ गई बात। और पॉलीआइसोप्रीन है यानी इसे आप कहोगे क्या, तो ये है हमारा प्राकृतिक रबर। क्या है, प्राकृतिक रबर है ये। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अपने नेक्स्ट इसी के अंदर आप लिखेंगे कि जो ये हमारा लेटेक्स है, क्या, लेटेक्स जो रबर शीर है, जो द्रव है, वो लेटेक्स में एसिटिक अम्ल, क्या होता है, एसिटिक अम्ल मिलाकर, एसिटिक अम्ल मिलाकर उसे ठोस में बदला जाता है। ठीक है, तो लेटेक्स में जो एसिटिक अम्ल है उसे अपन डालेंगे और फिर उससे क्या होगा कि वो लेटेक्स जो है, जो द्रव लेटेक्स है, वो ठोस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए, और फिर इस प्रकार प्राप्त रबर कम प्रत्यास्थ और कम तनन सामर्थ्य वाला होता है। समझ में आ गई बात। अतः इससे परिष्कृत उत्पाद नहीं बनाए जा सकते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाएगा इसकी तनन सामर्थ्य एवं प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर, क्या करेंगे, सल्फर यानी एस मिलाकर, और ये RS मीन्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मिलाकर गरम किया जाता है। इस क्रिया को वल्कनीकरण, क्या कहते हैं, वल्कनीकरण यानी कि वोल्केनाइजेशन कहते हैं। वोल्केनाइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्केनाइजेशन कहते हैं। किसको कहते हैं वोल्केनाइजेशन, तो जब अपन ये जो हमारा अपने पास में रबर है, इस रबर की प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए जब इसके अंदर सल्फर मिलाया जाता है और फिर सल्फर मिला करके जब गर्म किया जाता है, तो इस प्रोसेस को, इस क्रिया को वल्कनीकरण या वोल्केनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से जो मिला हुआ अपना रबर है, तो आप लिखेंगे इस प्रकार
प्राप्त रबर, इस प्रकार प्राप्त रबर कम घिसने वाला, मजबूत कठोर एवं अधिक प्रत्यास्थ होता है। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से जो अपने को ये रबर मिला है वो क्या होगा, घिसने में तो कम होगा लेकिन मजबूत होगा, कठोर होगा और अधिक प्रत्यास्थता वाला होने वाला है। तो ये है अपना क्या, प्राकृतिक रबर, या आप कह सकते हैं प्राकृतिक बहुलक के अंदर पहला अपना एग्जाम्पल। तो प्राकृतिक बहुलक का मतलब ऐसे बहुलक जो प्रकृति में हमें सीधे मिल रहे हैं। इसमें अपन ने पहला एग्जाम्पल किसकी बात करी, तो प्राकृतिक रबर की बात करी। प्राकृतिक रबर जो है वो अपने द्रव के वहाँ से यानी किसी एक वृक्ष से हमें द्रव के रूप में मिलता है और उस द्रव को रबर शीर या लेटेक्स कहा जाता है। फिर ये जो लेटेक्स है इसके अंदर होता कौन सा अणु है, तो आइसोप्रीन होता है। तो प्राकृतिक रबर का एकलक क्या कहलाएगा, आइसोप्रीन कहलाएगा। जब इस आइसोप्रीन का बहुलीकरण होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, तो बनता है पॉली आइसोप्रीन, जिसे अपन कहते हैं प्राकृतिक रबर। तो आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और फिर इसका हो गया पॉली आइसोप्रीन। फिर उसके बाद में जो ये लेटेक्स है इसमें एसिटिक अम्ल मिला करके उसको ठोस में बदला जाता है और फिर इसको जैसे ठोस में बदला तो इससे हमें जो रबर मिलता है वो कम प्रत्यास्थ होता है और कम तनन क्षमता होती है, यानी कि कम खींचा जा सकता है। थोड़ा सा ज़्यादा खींचा तो टूट जाएगा। अतः फिर उससे जो है अपन परिष्कृत उत्पाद नहीं बनाए जा सकते। इसकी जो तनन क्षमता है और प्रत्यास्थता है उसको बढ़ाने के लिए इसका किया जाता है वॉल्केनाइजेशन। इसमें मिलाया जाता है सल्फर और फिर गर्म किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को वल्किनीकरण या वॉल्केनाइजेशन कहते हैं। और इस प्रकार से जो रबर मिलेगा वो अपने को घिसने में कम होगा, ये गिलने नहीं घिसने में कम होगा और मजबूत होगा, कठोर होगा और अधिक प्रत्यास्थ होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन ने बात करी है प्राकृतिक रबर के बारे में। सिंथेसिस जो बहुलक है उनके बारे में अपन कल बात करेंगे, जिसके अंदर अपन को एग्जाम्पल याद रखने हैं। नाइलॉन 66 है, टेरिलॉन है, रियोन है, पॉलिस्टर है, पॉलीथीन है, इनके बारे में जिनसे एग्जाम में अपने पास में क्वेश्चन आ चुके हैं। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।